हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 10। सेंट्रल डोग्मा पर बेस्ड हम सारी की सारी प्रोसेसेस पर वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। और आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। अब आपको जैसा कि पता है हमारा जो बॉडी है वो उसमें जो ईच सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होता है, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, हेड से लेके टो तक जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल ही पाया जाता है। इसके बावजूद हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सारे ऑर्गन हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टमक है, आपका लीवर है या पेनक्रियास है, सबका फंक्शन अलग अलग है। जैसे कि स्टमक आपके डाइजेशन में गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करता है, लीवर आपका बाइल जूस सेक्रेट करता है, पेनक्रियास इंसुलिन को सेक्रेट करता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन जेनेटिक मटेरियल तो क्योंकि एक ही है, तो ये कैसे आपका पॉसिबल है? ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके जो स्टमक है उसकी जो सेल हैं उसमें बाकी सारे के जीन क्या होंगे, इनएक्टिव रहेंगे। केवल वही जीन एक्टिव रहेंगे जो गैस्ट्रिक जूस को बनाते हों। सेम चीज़ लीवर में, उसमें केवल बाइल जूस को बनाने वाले जीन एक्टिव रहेंगे, बाकी इनएक्टिव रहेंगे। तो यही क्या है, आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी NCERT बुक में जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझाया गया है वो प्रोकैरियोट्स में समझाया गया है, तो यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे। तो किस में समझाया गया है? प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में। और एज यूजुअल जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई को ही एग्जाम्पल लिया जाता है क्योंकि ये बहुत आपका जो बैक्टीरिया है इससे ना ही कोई हमें नुकसान होता है। ठीक है, हार्मफुल नहीं होता है और इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, सेल साइकिल बहुत छोटा होता है, तो इसमें स्टडी करना बहुत आसान होता है। सो दैट्स वाई इसी को ही एक एग्जाम्पल लिया जाता है, इसी पर ही जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले ई कोलाई पर जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ने जो डिस्क्राइब किया था वो फर्स्ट टाइम किया था आपके फ्रांकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड ने। ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले ई कोलाई पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन डिस्क्राइब किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ें। ओके, नाउ अब देखिए, अभी अभी हम सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेसेस पढ़ चुके हैं। जैसे आपका ये क्या है, DNA है, आपका नहीं है, किसका है? ई कोलाई का है। ठीक है, ई कोलाई का ये DNA है। आपको पता है कोई एक ऐसा आपका DNA का सेगमेंट होता है जहाँ से क्या बनता है, mRNA बनता है। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन में। फिर mRNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ओके, जो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके मतलब कैसे जीन एक्सप्रेशन होता है, रेगुलेशन होता है, वो समझ रहे हैं। ओके, अब चलिए जो इतना हिस्सा है इसको हम बड़ा करके देखते हैं और डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको बनाया, ये आपका DNA का सेगमेंट है। ठीक है, ओके। देन अब आपको पता है, सपोज इस एरिया से क्या बन रहा है, आपका मैसेंजर RNA बन रहा है, तो ये आपका प्रमोटर रीजन हो गया। ये आपका क्या है, प्रमोटर रीजन। सपोज ये प्रमोटर रीजन है। ठीक है, और यहाँ पर आपका मैसेंजर RNA ऐसे बन रहा है, ये मैसेंजर RNA बन गया। ठीक है, और मैसेंजर RNA किससे बनता है आपका, इस वाले से। इसकी एंडिंग हम लिख लेते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और टेम्पलेट क्या होता है, हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होता है। ये आपका टेम्पलेट है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए
क्योंकि जो आपका इकोलाई है वो प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स में जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ाया था तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब है एक ही टेम्पलेट से मोर देन वन प्रोटीन का फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है आपका, मोर देन वन प्रोटीन। ठीक है, मोर देन वन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है किससे, ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मीन्स यहाँ पर रीज़न अलग अलग हैं, तो सपोज़ ये रीज़न हम अलग अलग बनाते हैं। एक रीज़न ये है, ठीक है, एक रीज़न आपका ये है, और एक रीज़न आपका ये है, जहाँ से 3 प्रकार के प्रोटीन ये बनाता है। तो जो पहला रीज़न है उसको जेड बोला गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, इसको वाई बोला गया है और इसे ए बोला गया है। ठीक है, अब जब 3 रीज़न हैं तो उसमें प्रोटीन 3 प्रकार की बन रही हैं, तो इससे आपकी 3 प्रकार की प्रोटीन बन रही हैं। एक प्रोटीन ये बनी है, एक प्रोटीन ये बनी है, ठीक है, एंड 1 प्रोटीन आपकी ये बनी है रेड वाली। ये 3 प्रकार की आपकी प्रोटीन बनी है। अब इन प्रोटीन को क्या कहा जाता है, जो ब्लैक वाली है इसका नाम है बीटा ग्लैक्टोसिडेस। ठीक है, ग्लैक्टोसिडेस आपका इसका नाम ये है। इसका नाम होता है परमेस, एंड इसका नेम है आपका ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, समझ में आ गया। इतनी बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे को पढ़ते हैं। इसका जो आपका प्रमोटर और जो स्ट्रक्चरल जीन है, टेम्पलेट है, उसके जो बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को बोला जाता है ऑपरेटर। क्या बोला जाएगा, ऑपरेटर बोला जाएगा। अब चूँकि यह ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, इससे 3 प्रकार की प्रोटीन बन रही है, तो इसे बोला जाता है ओपरॉन। क्या बोला जाता है, इस रीजन को क्या बोला जाएगा, ओपरॉन। तभी तो आपका लैक ऑपरॉन है ना इसमें। अब लैक ऑपरॉन क्यों इसका नाम है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओपरॉन तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ठीक है, देन अब हम इसका आगे का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। अब जो आपका ये प्रमोटर है उसके आगे एक और रीज़न होता है जिसे कहा जाता है आई रीज़न। यहाँ पर आई आपका मतलब है इनहिबिटर। आई का मतलब क्या है, इनहिबिटर। और इसके आगे आपका एक और प्रमोटर होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना होल जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। दोबारा मैं रिपीट करा देती हूँ। ये आपका डीएनए का सेगमेंट है। ठीक है, ऊपर वाला 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है और ये एज अ टेम्पलेट काम करता है। आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये जहाँ पर प्रमोटर रीजन होता है उससे आगे स्ट्रक्चरल जीन होता है जिससे मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है। बट क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स का एक आपका कैरेक्टर होता है कि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब एक स्ट्रक्चरल जीन से एक टाइप का प्रोटीन नहीं बनेगा, 2, 3, 4 कितने भी प्रोटीन बन सकते हैं। तब इन केस ऑफ इकोलाई यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, और उस एरिया को ओपरॉन बोला जाता है। अब स्ट्रक्चरल जीन से जस्ट पहले और प्रमोटर जीन के जस्ट बाद का रीजन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, और प्रमोटर जीन से जस्ट आगे का पार्ट आई रीजन कहलाता है, जिसे इनहिबिटर मतलब है इसका आई फॉर, और उसके आगे आपका एक और प्रमोटर रीजन होता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो ई कोलाई होता है इन जर्नल ये खाता है ग्लूकोज को। ई कोलाई का, ठीक है, जो खाना होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया ग्लूकोज, इसे ग्लूकोज खा लिया। ठीक है, यहाँ पर जब ग्लूकोज आया तो क्या होता है ना, यहाँ पर जो
इनहिबिटर वाला जो रीजन है, यहाँ से एक टाइप का प्रोटीन बनता है। ये आपका प्रोटीन बन गया, ठीक है। इस प्रोटीन को बोला जाता है रिप्रेशर। इस प्रोटीन को क्या बोला जाएगा? रिप्रेशर, ठीक है, या फिर इनहिबिटर। इसे और इनहिबिटर को भी बोला जाता है इनहिबिटर। अब देखिए इसका काम क्या है। ये जो इसने प्रोटीन बनाई ना, कब बना रहा है ये? इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। और यहाँ पर ये जा कर के यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ ये आ गया तो क्या करेगा ये? यहाँ पर इसमें ऑब्स्टिकल बना देगा, ऐसे करके ऑब्स्टिकल कर दिया इसने, ठीक है। ऑब्स्टिकल का मतलब है कि ये आपका जो रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। ये प्रमोटर जीन को देखो, प्रमोट कौन करेगा? मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए कौन सा यहाँ पर एंजाइम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा। तो ये इसको आगे की प्रोसेस करने ही नहीं देगा। कौन? ये जो ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं होंगी, ये प्रोटीन नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि ग्लूकोज को कोई भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है बेटा, ठीक है। प्रोटीन को किसी भी ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। नो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन। इसको कोई किसी प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्यों ये अपनी एनर्जी वेस्ट करे ये सब बनाने में? क्योंकि आपको बता चुकी हूँ ना कि ये सब बनने में एनर्जी वेस्ट होती है, एटीपी जो होती है वो वेस्ट होती है। तो जब ग्लूकोज जब ये खा रहा है, उसको कोई प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये आगे की प्रोसेस क्यों करे, ठीक है। तब ये यहाँ पर इसकी तरह इनहिबिटर की तरह काम करता है, इसको प्रोसेस को नहीं होने देता। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें, चलिए। अब देखो एक कंडीशन आती है जहाँ पर ग्लूकोज आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। ग्लूकोज क्या हो गया? आपका ख़त्म हो गया। अब क्या होगा? अब सपोज इन्वायरमेंट में क्या है? लैक्टोज है। इन्वायरमेंट में क्या है? लैक्टोज है। अब ग्लूकोज तो ख़त्म हो गया, अब इसको कुछ ना कुछ तो खाना है, ठीक है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पर जो ये एज अ इनहिबिटर काम कर रहा है, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं रोक पाता। यहाँ पर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपका यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बनेगा और उससे यहाँ पर ये वाला प्रोटीन बनता है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में। कैसे बनेगा? वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये बनता ही बनता है, ठीक है, बनेगा। अब इस वेरी स्मॉल क्वांटिटी में जब बनेगा, सपोज़ ये बाहर की इसकी लेयर है, तो यहाँ से जो लैक्टोज है वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। लैक्टोज अंदर आ जाएगा या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि परमेज का काम क्या होता है पता है आपको? परमेज का नाम का मतलब है ये परमिएबल बनाता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो लैक्टोज है वो अंदर आ जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे ही लैक्टोज अंदर आया, सपोज़ ये आपका लैक्टोज अंदर आया, ये वाला, ठीक है, लैक्टोज अंदर आया, ठीक है। ये लैक्टोज जब अंदर आया, ये क्या करता है? अंदर आते ही इसको रिमूव कर देता है, रिमूव कर देगा, ठीक है। इसको इसने रिमूव कर दिया और आगे की प्रोसेस होने लग गई, ठीक है। ये क्या होने लग गई? प्रोसीड होने लग गया, ये बनने लग गया आगे को, ठीक है। ये आगे की प्रोसेस होने लग गई, ये सब आपके प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे और इस लैक्टोज को ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलकर के इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करेंगे और जो ये वाला प्रोटीन है इसकी मेम्ब्रेन को क्या करेगा? और ज़्यादा परमिएबल बना देगा और बहुत सारे लैक्टोज अंदर आ जाएंगे। ऐसे करके लैक्टोज अंदर आ गए, ज़्यादा अमाउंट में लैक्टोज ये खाने लगेगा क्योंकि अब वो प्रोटीन बनाने लगा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। जब तक वो ग्लूकोज खा रहा था तो ग्लूकोज खाने से क्या हो रहा था? ये इससे जो प्रोटीन बन रहा था एज अ रिप्रेसर काम कर रहा था और ये प्रोसेस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी स्मॉल क्वांटिटी में आपका ये मैसेंजर आरएनए बनता है और यहाँ पर ये आपके प्रोटीन बनते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। और ये परमेज क्या करता है? इस
का काम क्या होता है, इसकी लेयर को, जो इसका आपका इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको परमेएबल बना देता है, जिसकी वजह से 1-2 लैक्टोज अंदर आ जाते हैं और जैसे ही लैक्टोज अंदर आते हैं ये इसको रिमूव कर देता है और आगे की प्रोसेस होने लगती है। आगे की प्रोसेस जब होने लगेंगी तो ये सारे आपके जो प्रोटीन है ये बनने लगेंगे। अब जब ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो और ज़्यादा लैक्टोज ये देने लगेगा और ये दोनों तो इसको डाइजेस्ट कर ही रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। अब देखिए, क्योंकि ये जो होल प्रोसेस है वो बेस्ड है लैक्टोज पे, ठीक है, तभी इसका नाम क्या है, लैक ओपेरॉन है। आई होप अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। लैक का मतलब लैक्टोज है और जो ओपेरॉन का मतलब ये है कि जो ये वाला है ये लैक्टोज पर डिपेंडेंट हो रहा है फंक्शन के लिए। इस चीज़ को आप समझना क्या चीज़ है करके, ठीक है। जैसे ही देखो जो ग्लूकोज जब आ रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, तो जैसे ही लैक्टोज आ रहा है ये काम करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो एक प्रकार से ये क्या कर रहा है, स्विच ऑफ एंड ऑन कर रहा है, ठीक है। ये टेम्पलेट को क्या कर रहा है, स्विच ऑन और ऑफ कर रहा है, ठीक है। जब स्विच ऑन और ऑफ कर रहा है इस वजह से इसे आपकी एनसीईआरटी बुक में नाम दिया है इंड्यूसर का। क्या नाम दिया है, इंड्यूसर का, लैक्टोज को। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इंड्यूसर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक लैक्टोज नहीं है ये इतना पार्ट आपका स्विच ऑफ पड़ा है, जैसे ही लैक्टोज आया है तो ये स्विच ऑन हो गया, तब इसको इंड्यूसर कहते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, जो आपका ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर नेगेटिव भी हो रहा है और पॉजिटिव भी हो रहा है। कैसे, देखो, जब यहाँ पर आपका ग्लूकोज जब तक ये ले रहा था तो रेगुलेशन जो हो रहा था ये क्योंकि यहाँ पर जो रेगुलेशन हो रहा है, रेप्रेसर बन रहा था प्रोटीन और यहाँ पे ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा था और ये आगे के प्रोसेस को नहीं होने दे रहा था। तो ये कैसा रेगुलेशन है, ये नेगेटिव रेगुलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइन आ जाएगी इफ़, ठीक है, इफ़ रेगुलेशन बाय रेप्रेसर, तब उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है। तब आपका ये नेगेटिव बनेगा। अब अगर आपका रेगुलेशन बाय होगा लैक्टोज, देखो लैक्टोज भी तो आपका रेगुलेट कर रहा है, तब ये कैसा होगा, आपका पॉजिटिव आपका रेगुलेशन होगा, क्योंकि लैक्टोज के आने से क्या हो रहा है, ये फंक्शन करना स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट चीज़ देखिए, जो आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट है आपका मेटाबॉलिक, जैसे देखो ये मेटाबॉलिक था, ठीक है। सेकंड होता है आपका फिजियोलॉजिकली होता है, और थर्ड होता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये इन 3 चीज़ों पर जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है ये डिपेंडेंट होते हैं। तो आई होप आपको लैक ओपेरॉन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नाम कैसे पड़ा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि लैक्टोज जो ई कोलाई में लैक्टोज होता है वो उसके ओपेरॉन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो ये लैक ओपेरॉन है, ठीक है। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।